नमस्कार दोस्तों, मैं नमन गोदरा स्वागत करता हूं आप सभी का शिक्षा सीरीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स और आज मैं लेके आया हूं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कंट्रोवर्शियल टॉपिक, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में निजीकरण का अध्ययन करना इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि वर्तमान समय में देश के सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दों में से एक बना हुआ है निजीकरण। क्योंकि वर्तमान जो सरकार है वो लगातार सार्वजनिक उपक्रमों का कर रही है निजीकरण। चूंकि निजीकरण एक विवाद का विषय बना हुआ है, इसके हम देखते हैं कि इसके पक्ष में कई विद्वान हैं तो विपक्ष में भी कई विद्वान तर्क देते हुए नजर आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं निजीकरण का बिल्कुल गहराई से अध्ययन। निजीकरण का बैकग्राउंड क्या रहा है, निजीकरण का इतिहास क्या है और निजीकरण किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है और भारत में वर्तमान समय में जिन कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है उनकी क्या स्थिति है। और लास्ट में हम देखेंगे कि निजीकरण के जो पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं और जो विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स रख रहे हैं उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, बिल्कुल ही निष्पक्ष रूप से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर निजीकरण कहाँ किसे जाता है। यदि हम बात करें निजीकरण के डेफिनेशन की तो निजीकरण वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रम, जो सरकारी सेक्टर के उपक्रम है, उनको निजी हाथों में बेच देना। यदि हम निजीकरण के इतिहास को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने अर्थव्यवस्था के किस मॉडल को अपनाया। भारत ने अर्थव्यवस्था के मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को है जो अपनाया। जब मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को भारत अपनाता है और 1956 में प्रथम औद्योगिक नीति का निर्माण किया जाता है तो 17 सेक्टरों को सिर्फ सरकारी निवेश के लिए आरक्षित है जो रखा जाता है। इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और वक्त आता है 1991 का, तो आप सभी जानते हैं कि 1991 में मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में बड़े आर्थिक सुधार किए गए। तो इन आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के तहत जो 17 सेक्टर जो सार्वजनिक सेक्टर के निवेश के लिए आरक्षित थे, इनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 3। और ये 3 सेक्टर थे परमाणु ऊर्जा, परमाणु खनिज और रेलवे। 1991 से जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और वक्त आया 2013 का, एक बार फिर से जो भारत की औद्योगिक नीति है इसका पुनः विश्लेषण किया गया और जो 3 सेक्टर सरकारी सेक्टर के निवेश के लिए आरक्षित है उनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 2। यानी कि रेलवे के भी निजीकरण के रास्ते हैं जो खोल दिए गए। तो इस प्रकार से भारत में निजीकरण को 1991 से अपना लिया गया। जैसे ही 1991 में निजीकरण को अपना लिया गया तो उस समय ये नहीं हुआ था कि जैसे एक सरकारी कंपनी है उसको पूरे का पूरा निजी हाथों में बेच दिया गया। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई। उस विशेष प्रक्रिया को कहा गया था विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट वो प्रक्रिया है जिसके तहत किसी सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में बेचा जाता है, परंतु एक साथ पूरा न बेच के उसके उस हिस्से को 10% हिस्सा, 20% हिस्सा, 30% हिस्से को बेचा जाता है। तो 1991 के बाद एक डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया के तहत जो सरकारी उपक्रम थे उनका निजीकरण किया जाने लगा। डिसइन्वेस्टमेंट की ये प्रक्रिया 2013 तक, तो कहां तक थी? 2013 तक सिर्फ किसी भी सरकारी उपक्रम का डिसइन्वेस्टमेंट सिर्फ 49% तक करने की अनुमति थी, परंतु 2013 के बाद जैसे ही नई सरकार बनी तो उसने किसी भी सार्वजनिक कंपनी का 100% तक डिसइन्वेस्टमेंट करने की है जो अनुमति प्रदान कर ली। मतलब कि किसी भी सरकारी कंपनी को अब पूरी तरीके से निजी हाथों में बेचा जा सकता है। जैसा आज हमने देखा कि सरकार ने कई कंपनियों को एकदम से पूर्ण रूप से निजी हाथों में बेच लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जो हम लेके आ रहे हैं निजीकरण के पक्ष और विपक्ष को लेकर के, बिल्कुल ही निष्पक्ष अध्ययन को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।